ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बेसिकली डील करेंगे हीट और टेम्परेचर से। तो सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन आती है हीट की। तो हीट क्या चीज़ है? तो नॉर्मली हीट को बोलते हैं सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो जो भी हम सेंस कर पाते हैं हीट के रेफरेंस में, जैसे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर आप किसी ठंडी चीज़ को छूते हो तो आपकी बॉडी से हीट उस ठंडी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए आपको वो ठंडा फील हो रहा है। अगर आप किसी गर्म चीज़ को छू रहे हो तो उसकी हीट तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, इसलिए तुम्हें हॉट फील हो रहा है। तो मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस आप कह सकते हो हीट है। इसकी दो थ्योरी वैलिड है। एक कैलोरीफिक थ्योरी है जो कि फ्रिक्शन के केस में फेल हो जाती है। कैलोरीफिक थ्योरी कहती है कि जब हीट इनविजिबल है, वेटलेस है, ओडोरलेस है, और ये किसी बॉडी को कैलोरिक वैल्यू देने जैसा है। जैसे मान लो कि आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपने उसको सम कैलोरीज दी है, मतलब ठीक है, या हटाते हो तो आपने सम कैलोरीज रिमूव की है। लेकिन ये कह रहा है कि हीट आप कैलोरी की फॉर्म में दे या ले सकते हो, लेकिन फ्रिक्शन के केस में ये थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो वर्क डन करना पड़ रहा है, तब हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो फिर एक और थ्योरी आई, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, से डायनेमिक थ्योरी बोलते हैं, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी स्टेट हो उनमें मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है और वही हीट को जनरेट कर रहे हैं, उनके मोशन की वजह से हीट है। अब वो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी हो सकता है, कैसा भी मोशन हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है इवन। ये रहा रोटेटरी मोशन भी पॉसिबल है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो हीट है वो उनके मोशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका स्पीड बढ़ जाता है, जिस वजह से वो जो स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड है, वो हीट में कन्वर्ट होती है। तो हीट बेसिकली क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसकी यूनिट जो है CGS यूनिट कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी वो हीट एनर्जी है जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री तक राइज करेगा। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री तक रेज करने की रिक्वायर्ड हीट को कैलोरी बोला जाता है। और क्योंकि ये हीट एनर्जी ही है तो इसकी SI यूनिट जूल ही होगी। इसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल। और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, जिसको 4.2 आप रफली पुट कर सकते हो। अब जूल इक्विवेलेंट क्या होता है? जूल इक्विवेलेंट, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब क्या है? कितना वर्क, मतलब वर्क डिवाइड बाई चार्ज। तो a given amount of work is converted into heat, कितना काम कहता है हीट लगेगा, उस मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो है जूल इक्विवेलेंट। तो वर्क डन पर यूनिट हीट, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ना ये वर्क है ना ये हीट है, ये एक रेशो है। देखो W/Q, ये भी जूल ये भी जूल, तो इसका नंबर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा ना भाई ये, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ये फिक्स होएगा मटेरियल के लिए। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस द यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। कितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट हीट को जनरेट करने के लिए, वो है जूल इक्विवेलेंट। देखो लिखा नीचे, J इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ नेम्ड कन्वर्जन फैक्टर। ये वर्क कितने गुना ज़्यादा है जूल से। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बोला जाता है टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी का व्हेन अ बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑफ हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, अगर हम ठंडी चीज़ को छू रहे हैं तो मैं हायर टेम्परेचर पे हूँ और वो लोअर टेम्परेचर, तो मेरे से वहाँ जा रही है हीट, और मैं गर्म चीज़ को छू रहा हूँ तो गर्म चीज़ से मेरी तरफ हीट आ रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी कह सकते हैं आप इसको। अब इसके बेस पे भी एक थ्योरी है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये कहते हैं कि टेम्परेचर, बॉडी की जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन में है।
उन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन में, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन बॉडी इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होती है। तो जो डायनेमिक थ्योरी है उसी पे इसी को उसको वहाँ पे भी उन्होंने मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बताया। थर्मोमेट्री एक ब्रांच है फिजिक्स की जो टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करती है। इसके लिए अलग अलग डिवाइस बनाए गए, जैसे थर्मोमीटर उनमें से एक है। तो थर्मोमीटर जो है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकता है, और लैटिन वर्ड में इसका मतलब हीट होता है और मीटर का मतलब मेजरमेंट होता है। तो किसी भी थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इट दो थर्मोमीटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, किसी भी कोई सा ही थर्मोमीटर हो सकता है, इसके टाइप्स होते हैं। थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेट्रिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच चेंज लीनियरली विद द टेम्परेचर। मतलब थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। अब जितनी ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी उतना वो टेम्परेचर मेजर कर सकती है, ठीक है। अब इसके लिए काफ़ी अलग अलग टाइप के थर्मामीटर आते हैं, जो कि उनमें से एक ही है लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी थर्मोमीटर। ये सबसे बेसिक थर्मोमीटर है जिसमें मरकरी यूज़ की जाती है, तो तुमने यूज़ भी किया हुआ है मरकरी थर्मोमीटर। एक कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बोलते हैं। वॉल्यूम नापना हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इसको प्रेशर गैस थर्मोमीटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नापने के लिए, उसका टेम्परेचर नापने के लिए प्लैटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज़ किया है। पायरोमीटर रेडिएशन में कितना टेम्परेचर है उसको नापने के काम आता है। सबका मतलब यही है, बस मटेरियल अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मरकरी को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, कितनी रेजिस्टेंस बढ़ी उतना टेम्परेचर बढ़ा। तो इन स्केल्स को आप समझ सकते हो। अच्छा, जो भी थर्मोमेट्रिक स्केल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी बता रहा है उनको स्केल ही बोलते हैं। ये पहला तो आपको पता है सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री इसका क्या होता है, आइस पॉइंट होता है, और 100 डिग्री क्या होता है, स्टीम पॉइंट। दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ये मिनिमम 0 डिग्री से नापेगा और 100 डिग्री तक। फ़ारेनहाइट स्केल पता है सबको, आइस पॉइंट इसका 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो दूसरे वाला है 212 डिग्री। जो डिविजन्स है, डिविजन्स मतलब माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो 180 डिविजन्स आएंगे। ऊपर वाले में कितने आएंगे, 100, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। र्यूमर स्केल होता है, ये 0 से 80 र्यूमर तक होता है, 0 र्यूमर से 80 र्यूमर तक। इसमें 80 इक्वल पार्ट्स होंगे। कैल्विन स्केल सबको बताया, 273.15 कैल्विन से 373.15 कैल्विन तक होता है। इसके अंदर भी 100 डिग्री क्या होते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो अब इसको कन्वर्जन का एक डायरेक्ट मेथड है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप समझ सकते हो कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्या होता है। सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट 0 है, तो उसका कितना है, 32। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है, या फिर किसके इक्वल है, 273 कैल्विन के। 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, 212, और कितने कैल्विन के, 300। बस डिविजन्स इनको माइनस करके आते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं कि 0 के नीचे वाला टेम्परेचर मेजरेबल नहीं है, वो है, पर ये रेफरेंस पॉइंट है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। उसके नीचे वाला एक -40 डिग्री पे ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होते हैं। तो कई बार पूछा जाता है, ये MCQ भी आ सकता है, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल इक्वल होता है। तो आपका आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे कैल्विन कितना होता है, 233 कैल्विन। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इससे नीचे मेजरेबल अभी नहीं है, -273 डिग्री सेल्सियस, जो कैल्विन में, इसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट जीरो, वो मिनिमम टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ तक मेजरेबल, मतलब कि आपको वैल्यूज़ मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। मतलब -274 अभी तक नापा नहीं गया होगा, समझ गए, इससे कम नहीं नापा गया होगा। होएगा तो ज़रूर, पर मशीन नहीं बनी ना अभी तक।
अब सपोज करो आपको कोई भी स्केल कन्वर्ट करना है, एक जैसे सेल्सियस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, और कितने डिवीजन से, 100। तो टी सी मतलब कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में नापना हो तो पहले उसको लिखना है -0 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिवाइड बाई डिविजन्स 100 - 0। फ़ारेनहाइट वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 32, TF - 32 डिवाइड बाई जितने डिवीजन है, 212 - 32 करोगे 180 आएगा। र्यूमर TR -0, ऐसे ही केल्विन। अगर आपके पास तुमने अपना डिज़ाइन किया कोई थर्मोमीटर और उसका लोअर वैल्यू L1 है और अपर वैल्यू L2 है तो उसको इक्वल कर दो। X मान लेते हैं, जो तुमने टेम्परेचर स्केल बनाया है, तुमने जो स्केल बनाया है उसका टेम्परेचर, उसकी लोअर वैल्यू क्या है L1 और अपर वैल्यू क्या है L2। तो नीचे क्या लिखते हैं, अपर माइनस लोअर। तो अननोन को भी आप नोन के इक्वल कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है, अब किसी थर्मोमीटर में फॉल्ट है, फॉल्टी थर्मोमीटर मतलब कोई सा भी हो सकता है, हैज़ अ फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज लिखा है ये 5 डिग्री, यानी लोवेस्ट पॉइंट क्या है उसका 5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री लिखा हुआ, सेल्सियस कुछ नहीं लिखा हुआ, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है उसका 95। थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी मेजर, और ये जो फॉल्टी मेजरमेंट कर रहा है ये कितना कर रहा है 59। तो कहता कि इसका टेम्परेचर बताओ सेल्सियस में, तो इसको सेल्सियस के इक्वल कर दो। सेल्सियस क्या था, TC -0 डिवाइड बाई 100 -0, और x वाला ये फॉल्टी है, TX माइनस लोअर 1, लोअर लिमिट एट L2 - L1। तो अब इसमें वैल्यूज़ डाल दो, TC/100 इधर बचा, TC/100 इधर बचा, TX मतलब जो इसने नापा है 59, लोअर कितना नाप सकता था, और डिफरेंस कितना 95 - 5, ये आ जाएगा 54 बाई 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कट गया और ये 10 उधर गया, ये कट गया ना 6, 60 डिग्री आ गया। अब ये आंसर किस में आया, सेल्सियस। सेल्सियस में 60 डिग्री था और वो कितना नाप रहा है, नहीं 59, इसलिए फॉल्टी बोल रहे हैं उसको, समझ गए। रियल टेम्परेचर क्या था 60, उसने कितना नापा, तो टेम्परेचर में भी तो मिस्टेक हो सकती है ना। तो ऐसे कोई भी दो आपको कन्वर्ट करने हैं, बस इक्वल कर दो इस फॉर्मूले के साथ। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। ये रहा एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। पहले ग्राफ को ध्यान से देखो, -273 मैंने ऊपर भी आपको बताया, -273 क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ठीक है। -273 ये जो लिखा है वो डिग्री सेल्सियस में लिखा है, और नीचे उसको कन्वर्ट करके किस में लिखा है, केल्विन में लिखा है। तो 0 केल्विन दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। कहता कि द लोएस्ट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस एट विच gas is supposed to have zero volume and zero pressure. It is the entire molecular motion stop. सारे मोशन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है अंदर, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट
जीरो टेम्परेचर। सभी गैसेस इस टेम्परेचर पर पहुँचते पहुँचते कंडेंस हो जाती है, या तो लिक्विड में या सॉलिड में। अब इसको कन्वर्जन बताया जा रहा है, केल्विन में चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस को किससे जोड़ना है, 273.15 होता है एक्चुअल में, पर आप 273 ही ऐड करते हो न्यूमेरिकल, ठीक। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर का ट्रिपल पॉइंट वो है जहाँ पे उसकी तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी तीनों स्टेट? आइस, लिक्विड और वेपर। तो तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी स्टेट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये कौन से पॉइंट पे होता है? देखो, ट्रिपल पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। इट इज़ अ यूनिक बिकॉज इट अकर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। कौन से पे? 273.16 केल्विन। अ स्पेसिफिक प्रेशर, और वहाँ पे उस टाइम पे प्रेशर कितना हो? 0.4 सेंटीमीटर एच जी। का मतलब पता क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर, हाँ, एच रो जी, और एच की जगह डालना है 0.46 मीटर में डालना है, तो ये डाल देंगे। मरकरी की डेंसिटी 13.6, 10⁻³ और ये प्रेशर है वहाँ पे। ये पूरा नहीं लिखा जाता, हमेशा एच ऑफ मरकरी लिखते हैं। सिर्फ क्या बताते हैं कि मरकरी वहाँ पे इतनी हाइट पे राइज करी है, तो कर निकाल लो प्रेशर मरकरी का। तो ये फिक्स्ड है। रिलेशन देखो, T इक्वल टू टी ट्रिपल पॉइंट P ओवर P ट्रिपल। T ट्रिपल फिक्स है, कितना पॉइंट है ये वो डाल दो। तो अगर आपको बोला जाए कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट, तो वो ये लगेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में वो सब कुछ देता है। ये तो फिक्स है, तो चेंज नहीं करेगा। प्रेशर PTR भी फिक्स है, ठीक है। बस P और T में रिलेशन निकालना होगा, वो आ जाएगा। इनके न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे। अदर थर्मोमीटर देखो, जैसे वहाँ ऊपर बात कर रहे थे, लिक्विड थर्मोमीटर में लेंथ में डिफरेंस आता है। तो जब भी आपको किसी टेम्परेचर को निकालना है तो फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड टेम्परेचर इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ में L, और यहाँ ये नीचे वाला फिक्स है, L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। अब सेम मैंने लिक्विड थर्मोमीटर में लेंथ बढ़ती है, रेजिस्टेंस वाले में क्या बढ़ता होगा? रेजिस्टेंस। तो ऊपर डेल्टा आर आएगा, नीचे क्या आएगा? R100 माइनस R0 इंटू 100। थर्मो इलेक्ट्रिक ये EMF को नापते हैं, EMF वोल्टेज को बोलते हैं। तो E नापना, तो ऊपर क्या है देखो, चेंज इन EMF ET माइनस E0। यहाँ पे भी तो यही लिखना था यार, मैंने LT माइनस L0 लिखना था ऊपर, और नीचे L100 माइनस L0 लिखना था इंटू 100%। EMF के टर्म में ऊपर क्या आएगा? ET माइनस E0 मतलब चेंज इन EMF डिवाइड बाई नीचे सेम रहता है 100 माइनस 0 इंटू 100%। काम सबका सेम है, मटीरियल अलग अलग है बस। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देखो उसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला है। जैसे मान लो कि बोला जाए कि एक प्लैटिनम वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। तो R1 हो गया तुम्हारे पास, कितने? R0 हो गया, क्योंकि ये 0 डिग्री पे दिया हुआ है, और ये 273 डिग्री पे दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो मुझे RT फाइंड आउट करना है, वैसे अभी आगे आएगा ये 1 प्लस R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो तुम्हें यहाँ से अल्फा निकालना है, तो RT माइनस R0 ओवर ये उधर जाएगा इनटू डेल्टा T। इस अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको लेंथ की टर्म में भी लिख सकते हो। LT इक्वल टू क्या लिखोगे? L0 1 प्लस, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अभी थर्मल एक्सपेंशन करते हैं, वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले। थर्मल एक्सपेंशन, अगर आप किसी को हीट दे रहे हो तो वो जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 तरीके से होता है। अगर आप किसी लेंथ को क्या कर रहे हो, टेम्परेचर
बढ़ा रहे हो, किसी लेंथ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। और अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ा तो सरफेसियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, और क्यूबिकल में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है तीनों जगह। एक जगह मेटल रॉड है, लेंथ हो गया, मेटल शीट, एरिया इंक्रीज होएगा, और कोई भी बॉडी जिस वो सॉलिड बॉडी। तो इन तीनों का थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं। ये डेरिवेशन है एक्चुअल में, और ये आ सकती है, मैंने यहाँ पे प्रिंट उसमें तो डाली हुई है, समझ लो अभी बस। थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो मान लो ओरिजिनल लेंथ रॉड की ये थी, एल थी, ठीक है। आपने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, अब ये लेंथ जो है यहाँ तक इंक्रीज़ हो गई, यहाँ थी पहले। तो डेल्टा एल जो है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एल पे और डेल्टा टी पे। तो डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दोनों को कंबाइन करेंगे, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा। प्रोपोर्शनल का साइन थोड़ा ऐसे बना लो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये अल्फा का साइन है, ये थोड़ा ऐसे घुमा लो, ठीक। एल डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा एल का मतलब क्या है? फाइनल लेंथ एल डैश माइनस एल इक्वल टू अल्फा। ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल डेल्टा टी। डेल्टा टी को भी ब्रेक कर सकते हो, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब अल्फा करें, यहाँ से एल डैश निकालें, ये एल उधर चला जाएगा, प्लस एल अल्फा T2 माइनस T1, एल कॉमन ले लो, यहीं से आया वो फॉर्मूला जो मैंने उस न्यूमेरिकल में डाला था। हरी बात समझ। तो न्यू लेंथ जब भी निकालनी हो कैसे निकलेगी? ऐसे। और इस फॉर्मूले से अगर मुझे अल्फा अलग करना हो तो एल डैश माइनस एल ओवर एल माइनस क्यों? प्लस नहीं यार, अपॉन में जाएगा भाई। अल्फा निकाल रहा हूँ तो सारी टर्म नीचे जाएगी ना। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। अच्छा, अगर मुझे वॉल्यूम दूसरा क्या था? हाँ, एरियल या सरफेस एक्सपेंशन। तो दूसरा मान लो सरफेस एक्सपेंशन है। अब एक मेटल की शीट है कोई, उसको गर्म किया जा रहा है, तो वो एक्सपैंड होगी, तो एरिया उसका एक्सपैंड होएगा। पहले ऐसे थी वो, अब हीट करने पे अब वो ऐसे होगी। तो पहले एरिया ए था और अब इंक्रीज होके कितना हो गया? डेल ए। तो जो डेल ए है वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और डेल्टा टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आके बीटा लगाते हैं। ये है बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। वहाँ पे क्या था? लीनियर एक्सपेंशन। ए डेल्टा टी, फिर से इसको क्या लिखेंगे? ए डैश माइनस ए बीटा ए डेल्टा टी। ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से ए उधर चला गया, बीटा ए डेल्टा टी, ए कॉमन ले लो, तो एरिया के टर्म में आ गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, न्यू एरिया। और यहाँ से अगर बीटा निकालना होगा तो ए डैश माइनस ए अपॉन
A delta T. This is called coefficient of surface expansion. बताओ वॉल्यूम में एरिया किससे रिप्लेस हो जाएगा? V से। अरे वॉल्यूम में एरिया किससे रिप्लेस हो जाएगा? V से। और जहाँ जहाँ A है वहाँ B हो जाएगा, जब बीटा वो गामा हो जाता है। तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये एक सॉलिड बॉडी है, इसका वॉल्यूम V था, हीट करने पे चेंज हो गया वॉल्यूम डेल्टा V तक। तो डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। तो डेल्टा V इक्वल टू, यहाँ पे गामा लगाना है, गामा V डेल्टा T। इसको ब्रेक कर दिया, V डैश माइनस V, गामा V डेल्टा T, V डैश माइनस V उधर चला गया, प्लस का V हो गया, गामा V डेल्टा T। यहाँ से V कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा गामा डेल्टा T। यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लो, V डैश माइनस V ओवर V डेल्टा T। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। अगर थर्मल एक्सपेंशन आता तो तीनों निकाल के दिखाने, और इन तीनों में रिलेशन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन पूरा इंपॉर्टेंट है। बस रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, अभी तुम्हें टेस्ट में यही डालेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा। अब हमें पता है डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं? ए बीटा ए डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। और डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? गामा वी डेल्टा टी। अच्छा, न्यू एरिया का मतलब ए का मतलब एल स्क्वायर है, तो ए डैश का मतलब क्या है? एल डैश का स्क्वायर, और एल डैश का मतलब है एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। भाई एल डैश का स्क्वायर क्लियर है। अब हम इसको तो लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा ए, और इसको लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल। अब ए की वैल्यू क्या थी? ये इस डेल्टा ए की, ये रही ऊपर, क्या थी डेल्टा ए की वैल्यू? बीटा ए डेल्टा टी, बीटा ए डेल्टा टी। और डेल्टा एल की भी क्या वैल्यू थी? जैसे डेल्टा ए की लिख दी हमने, डेल्टा वी की लिख दी, डेल्टा एल की भी तो है, अल्फा एल डेल्टा टी, वो डाल दो, एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। क्या कॉमन आ रहा है इधर से? ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इधर से क्या आ रहा है? एल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कट गया, इक्वल ही तो है। ये देखो यहाँ लिखा था, अरे एरिया मतलब एल स्क्वायर। अब 1 भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब हम सबको बायनॉमियल थ्योरम पता है, ये 2 कहाँ आ जाएगा? सेकेंड टर्म के साथ 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ग्रेविटेशन में भी क्या था याद करो, 2 इधर आ जाता है ना सेकेंड टर्म के साथ। 1 से 1 कट गया, बीटा डेल्टा टी इक्वल टू आ गया 2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी भी ख़त्म हो गया, अल्फा यहाँ से आ गया बीटा बाई 2। ठीक, अब वॉल्यूम के साथ भी v डैश को क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब, एल डैश का क्यूब,
और वी डैश को हम वी प्लस डेल्टा वी लिख सकते हैं और एल डैश को एल प्लस डेल्टा एल लिख सकते हैं। वी डैश की वैल्यू क्या थी, गामा वी प्लस वी डैश डेल्टा वी को क्या डालना है, गामा वी डेल्टा टी, और एल तो एल ही रहने दो, एल डैश क्या था, अल्फा एल डेल्टा टी क्यूब एज इट इज। इस बार एल क्यूब कॉमन आ रहा है इधर से, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, इधर वी कॉमन आ गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये 3 बीच में आ गया, सेकेंड टर्म 1 से 1 भी ख़त्म, गामा डेल्टा टी इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये भी कट गया, यहाँ से अल्फ़ा आ गया गामा बाई 3, अल्फ़ा क्या आ गया, अब तीनों में रिलेशन चाहिए तो अल्फ़ा आया था बीटा बाई 2 और गामा बाई 3, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही लेना है। यहाँ पे 6 को वहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। अपॉन में कुछ नहीं रखते, रेशो ऐसे सॉल्व होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा। एलसीएम लिया 6, बायनॉमियल थ्योरम है, आइडेंटिटी है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 3 है, तो ये वहाँ पे भी प्रूव्ड है और यहाँ पे भी मैंने इसको कर दिया है। तरीका मे बी वेरी, अब चलते हैं फिर से अपनी थ्योरी पे। यही सब कुछ लिखा था यहाँ भी जो मैंने तुम्हें कराया, अल्फ़ा बीटा गामा, ये उनके बीच में रिलेशन आ गया। देखो अल्फ़ा के नीचे 1 लिख दिया तो 2 था, 3 था। अब आता है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड 2 तरीके से एक्सपैंड होएगा, क्योंकि वो एक कंटेनर में भी होएगा, ठीक है। तो ये मटेरियल कंटेनर भी तो गर्म होएगा, तो एक होता है एपरेंट एक्सपेंशन। देखो अभी हमने जो गामा का फॉर्मूला निकाला वही लगेगा हर जगह। अभी मैंने गामा का फॉर्मूला क्या निकाला पीछे, डेल्टा वी ओवर वी डेल्टा टी। डेल्टा वी को ब्रेक कर लेना, वी डैश माइनस वी, ठीक। तो इसको देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब क्या, वी डैश माइनस वी डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम वी इनटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक। रियल एक्सपेंशन में वहाँ एपरेंट वर्ड यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, रियल। और रियल जो एक्सपेंशन है वो एपरेंट प्लस वाई जी है। ये जी जो है वो कंटेनर का है। रियल क्या होता है, एपरेंट प्लस कंटेनर, जी ग्लास के लिए यूज हो रहा है। अरे जिस कंटेनर में लिक्विड है वो तो गर्म होएगा, तो उस अगर मुझे सिर्फ रियल निकाल, जैसे मुझे सिर्फ किसका निकालना है,
इसका निकालना है सिर्फ कि इस वाई ए निकालना है। ये किसका हुआ होगा? सिर्फ गैस का। तो रियल माइनस कर दूंगा, जो ग्लास है उसको माइनस कर दूंगा, जिसमें रखा हुआ है। अरे कंटेनर को माइनस करना पड़ेगा ना रियल में से, तो गैस का आ जाएगा। कंटेनर को माइनस करेंगे तो एपरेंट वाला जो है वो आपका आंसर होता है फाइनल। रियल तो दोनों का सम होएगा ना। रियल किसका सम होएगा? एपरेंट का भी और किसका भी? ग्लास का भी। मतलब ये इसमें रियल एक्सपेंशन मतलब वो तो दोनों गर्म हो रहे होंगे ना इकट्ठे यार, ठीक है ना। तो रियल एक्सपेंशन वो दोनों है, लेकिन अपने को तो सिर्फ कौन सा चाहिए? लिक्विड का चाहिए। तो उसमें ग्लास का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये रिलेशन याद रखें। अच्छा, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर। वॉल्यूम में अभी अभी हमने फिर से वही फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था? वी डैश इक्वल टू क्या लिखा था? वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम को क्या ब्रेक कर देंगे? मास इंटू डेंसिटी। इसको डालेंगे मास ओवर डेंसिटी और इसको डालेंगे मास ओवर डेंसिटी, और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्योंकि डेंसिटी डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा। अगर इसको रेसिप्रोकल करेगा तो भाई इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? -1, तो वो माइनस बीच में आ जाएगा। तो रो डैश बाइनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो बीच में क्या आता है? 1 माइनस गामा डेल्टा। आपको याद क्या रखना है? आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, और याद रखना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसलिए बीच में माइनस आएगा। बस निकाल के मैंने दिखा दिया। एनोमलस बिहेवियर या एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वो एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। पानी का एक अजीब बिहेवियर। ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट वाटर बिहेव्स अ पेक्युलर मैनर। When the water at 0 degree is heated, its volume decreases and therefore its density increases until its temperature reaches to 4 degree. Above 4 degree उल्टा होने लग जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा और डेंसिटी घटने लग जाएगी। सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पे ही डेंसिटी है। वाटर की ये स्पेशल क्वालिटी है, उसकी अलग से प्रॉपर्टी है, सब लिक्विड से अनोखा है। ये रहा टेम्परेचर। वॉल्यूम और किसके बीच का ग्राफ है? टेम्परेचर का। ये है वो 4 डिग्री, ये है वो 4 डिग्री जहाँ पे देखो वॉल्यूम कम हुआ है, इसके बाद वॉल्यूम क्या हुआ है? बढ़ा है। इससे पहले ज़्यादा था वॉल्यूम, देखो 0 डिग्री पे कितना था? 1.0013 था, और 4 डिग्री पे एग्जैक्टली 1.000 हो गया। इसके बाद एकदम से इंक्रीज हुआ, कहाँ तक पहुँचा? देखो 100 डिग्री के आसपास कहाँ पहुँच गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर उल्टे रिलेशन है। तो ये देखो प्रेशर का उल्टा ग्राफ होएगा। 4 डिग्री पे क्या होएगा? मैक्सिमम प्रेशर होएगा, उसके बाद घटेगा। तो दोनों ग्राफ बना लेने। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो एक्सपेंशन से रिलेटेड। जैसे रेलवे लाइंस आर लेड विद द गैप आर अलाउड टू एक्सपेंशन इफ द गैप बिटवीन द स्टील रेट्स इज 66 मीटर लॉन्ग, बी 3.63 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ। ये डेल्टा एल है, ठीक है। एट 10 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द लाइन जस्ट टचेस। और लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना क्या है? टेम्परेचर। तो हम अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा क्या था बोलो? डेल्टा एल ओवर एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। T2 तुमने निकालना है, T1 10 डिग्री दिया हुआ है। अब इसकी यूनिट बताती है कि क्या केल्विन में करना है कि नहीं करना। क्या इसकी डिग्री सेल्सियस -1, तो मतलब टेम्परेचर केल्विन में नहीं करना है। जो इसकी यूनिट है उसी यूनिट में रहेगा टेम्परेचर। अगर ये पर केल्विन होता तो अब ये करना पड़ता केल्विन। आपको ये कोफिशिएंट्स के यूनिट्स बताएंगे कि टेम्परेचर को किस में रखना है। अगेन वही देखो, ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहे का काम करने वाला। लोहे के काम करने वाला जो होता है ना, उसके पास एक आयरन का रिंग है। ऑन अ रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ द रिंग जो है आयरन की है, और उसको उस आयरन को उसने लक्कड़ के व्हील पे फिट करना है। होता ना, जो बैल के चलाने वाली गाड़ी होती है उसके अंदर लोहा होता है और बाहर लक्कड़ होता है।
ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द रिम इज दिस, रिम बाहर लगाना है, 2.4। ये थोड़ा सा बड़ा है ना, देखो रिम क्या है, बड़ा है, और लक्कड़ क्या है, छोटा। वुड का काम है ना भाई। एट 20 रिम एंड द आयरन, रिम का बड़ा है, रिम वुड का है, और आयरन रिंग बड़ा वही होएगा, तभी उसके अंदर लोहा फिट होएगा ना। तो ये है वो वुड जिसके अंदर इस रिंग को फिट करना है। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होएगा वो डेल्टा एल हो गया, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इस बार क्या निकालना है, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट शुड रिंग इज हीटेड टू फिट द रिम, टू फिट द रिम ऑफ द व्हील। तो टेम्परेचर पूछ रहा है, ये पहले वाला कितना दिया है, 27 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आयरन का अल्फा गिवन नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में टेबल बनी होती है, अगर पेपर में आता है तो आपको गिवन होएगा। ये किसका है, आयरन का अल्फा, वो डाल दो। फार्मूला फिर से वही लगा, अल्फा का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी। डेल्टा टी को उधर ले जाओ, T2 माइनस T1 लिख दो उधर जाके। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बस आप फॉर्मूला याद रखो। नीचे मास है, क्या है, एम है ना नीचे। तो 1 ग्राम को 1 ग्राम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एम मास। ये एम की जगह कुछ भी हो सकता है, पर ग्राम के एम ग्राम मास ऑफ द एम मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू डेल्टा टी, देन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक है, नाम से पता चल रहा है कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस को, 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री तक रेज करने के लिए। कोई सब्सटेंस फिक्स नहीं है, यानी ये स्पेसिफिक सबका क्या आएगा, अलग अलग होएगा। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री तक हीट करने के लिए अलग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के अलग हीट की रिक्वायरमेंट है। 1 ग्राम किसी मेटल को अलग हीट लग रही है। इसका मतलब जो ये 1 ग्राम सब्सटेंस है, इसका स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग होएगा, क्योंकि उनकी वो 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने में कितना हीट चाहिए, तो सबका अलग अलग होएगा ना, सेम कैसे हो सकता है। सब्सटेंस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये। तो कैपिटल सी का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी छोटे सी का फॉर्मूला, स्मॉल सी है, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक, यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एम सी डेल्टा टी। फेमस फॉर्मूला, बहुत बार यूज होने वाला है। इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम लिखा है, पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री ना यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये जो 0 लिखा है ना, डिग्री है, वो डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट में यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। ये था स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए नाम से पता चल रहा है, नीचे क्या आ जाएंगे, मोल, मास की जगह क्या आ जाएगा, मोल। तो अब 1 मोल सब्सटेंस को हीट करने की क्या फॉर्मूला आएगा, C इक्वल टू बड़ा सी है ये, ठीक है, C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। 1 मोल सब्सटेंस, अब ये 1 मोल है, 1 ग्राम नहीं है। 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री तक रेज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को क्या बोलते हैं, मोल स्पेसिफिक। कैपिटल सी से नोट करना है बस। यहाँ पे बी जहाँ ग्राम आ रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। केजी की जगह भी क्या आ जाएगा, मोल, यूनिट सेम रहेगी। डेल्टा क्यू क्या आएगा यहाँ से, एन सी डेल्टा टी। अब आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी भी होती है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक यूनिट मास, बॉडी के यूनिट मास को इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट, किससे मल्टीप्लाई कर देना बस। हीट रिक्वायर्ड टू, स्पेसिफिक हीट किसके लिए था, 1 ग्राम के लिए, तो m ग्राम के लिए कितना होगा, बस m से मल्टीप्लाई कर दे, वो उसकी हीट कैपेसिटी है। यार 1 ग्राम का फिक्स है ना C, तो m ग्राम का कितना है,
तो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। यूनिट्स वाटर इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट वर्ड से पता चलता है जो वॉट बराबर हो। तो वाटर इक्विवेलेंट किसी बॉडी का वो है, वो मास है वाटर का विच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द गिवन बॉडी रिक्वायर टू रेज द सेम टेम्परेचर। जैसे इक्विवेलेंट समझाता हूँ कि जैसे एक किसी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट ये है कि कितना पानी रिक्वायर्ड होएगा इस बॉडी को सेम टेम्परेचर तक रेज करने के लिए। एग्जांपल सुनो पहले, ये समझ नहीं आएगा। जैसे मैं तुम्हें पहले इक्विवेलेंट समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर 10 है, मैंने इसका टेम्परेचर 11 कर दिया, 20 कर दिया, ठीक है। अब मैंने कुछ पानी लिया और मैंने इस बॉडी को 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री तक पहुंचाने में मुझे 15 कैलोरीज लगी, इतनी हीट लगी। अब मैंने कुछ पानी लिया, इसको भी हीट किया, इसको भी क्या किया, हीट किया। इसका मास m ले लिया, इसका स्पेसिफिक हीट ले लिया और इसको भी टेम्परेचर सेम राइज किया 20 T2 माइनस T1। क्यों वो डालूंगा, ये क्यों क्या डालूंगा, तो कितना मास पानी का आया वो मेरा वाटर इक्विवेलेंट है। वो मेरा क्या है, वाटर इक्विवेलेंट, कि कितना पानी मेरे जितनी हीट सेम टेम्परेचर तक झेल सकता है। ये समझ, मैं एक बॉडी हूँ, मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर से 20 डिग्री तक जाने में कितनी हीट, 15 कैलोरी। अब कितना पानी सेम हीट को सेम टेम्परेचर तक रेज होने में रिक्वायर्ड है, वो मेरा वाटर इक्विवेलेंट है। जैसे ये मार्कर है, मैं बोलूँ इस मार्कर जैसा सेम काम करने वाला दूसरा मार्कर इसका मार्कर इक्विवेलेंट है। समझिए, इसके जैसे ही काम कर रहा है ना भाई, इक्विवेलेंट। तो यही अंग्रेजी में लिखी थी, अंग्रेजी मीडियम वालों यही लिखा था, ठीक है। तो मास इंटू सी, W इक्वल टू मास इंटू सी। इसकी यूनिट kg है क्योंकि ये मास है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जो है स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है, और इसका प्रिंसिपल है कि जितना भी बॉडी, कोल्ड वाली बॉडी हीट गेन करेगी उतनी ही हॉट बॉडी हीट लूज करेगी, प्रोवाइडेड सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं होना चाहिए हीट का। द लॉस ऑफ हीट इक्वल टू लॉस ऑफ गेन ऑफ हीट, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। ये है प्रिंसिपल। प्रोवाइडेड सराउंडिंग में कोई भी हीट क्या नहीं होनी चाहिए, लॉस। स्पेसिफिक हीट निकालने का तरीका, तो इसके लिए एक डिवाइस है जिसे कैलोरीमीटर बोलते हैं। ऐसा होता है देखने में, ऐसा होता है देखने में, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, बनाने के लिए कुछ नहीं आएगा, बस इसके न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम सीधा इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहले ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए। अ स्फेयर ऑफ एल्यूमिनियम, दिस एल्यूमिनियम का मास दिया है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग द बॉइल वाटर। ध्यान से सुनो, एल्यूमिनियम को बॉइल वाटर में रखा, सो दैट द स्फेयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्फेयर का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री। इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर containing 0.25 water 0.25 kg water at 20 degree Celsius. The temperature of water rises, attain the steady state at 23 degrees. Calculate the specific heat of aluminium. NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए आपको वो जो स्पेसिफिक हीट नोन है वो टेबल बनी होगी, ठीक है। अभी आपके पास अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4.18 इंटू 10 की पावर 3, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर होता है 0.38 इंटू 10 की पावर 3। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ
जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये लॉजिक याद रखना। कैलोरीमीटर का क्वेश्चन आता है पता ही चल जाता है। ये स्फेयर गरम किया हमने अलग से, कितना डिग्री तक गरम किया? ये 100 डिग्री तक। कैसे गरम किया? बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। ठीक, अब इसको यहाँ से गरम करने के बाद हमने एक कंटेनर में डाला, जिस कंटेनर में ऑलरेडी पानी है। कितने डिग्री पे पानी है? ठंडा है उससे कि गरम है? 20 डिग्री पानी है, 20 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर। स्फेयर कितने डिग्री है? कौन कौन ठंडा होएगा? लूज कौन करेगा? तो पानी ठंडा थोड़ी ना होगा, पानी तो गर्म होएगा। वैसे तो पानी ठंडा अभी है ठंडा, लूज कौन करेगा ये बोल रहा हूँ। गेन कौन करेगा? और जो कंटेनर है वो नहीं करेगा? वो भी करेगा ना भाई, वो भी तो गर्म होएगा। किस चीज़ का वो कंटेनर? कॉपर का है। एल्युमिनियम का तो स्फेयर है, और ये किसका है? कॉपर। तो क्या अपने हमको एक बात क्लियर है कि जैसे मैं स्फेयर को इस पानी के अंदर डालूंगा तो कॉपर भी गर्म होएगा और पानी भी गर्म होएगा। ठीक है। और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जिसके बाद, स्टेडी स्टेट का मतलब जिसके बाद सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया, सब सारा हीट ट्रांसफर होगा। अब नहीं होएगा हीट ट्रांसफर। वो फाइनल टेम्परेचर क्या दिया है? ये किसका है? तीनों का डूबने के बाद का टेम्परेचर है। तो ये था T2, वो था तेरा T1। क्या लिखाया था? हीट लॉस इक्वल टू, लॉस किसने की? ये बताएगा नहीं क्वेश्चन, तुम्हें अपने आप दिमाग लगाना है। तो हीट का फार्मूला बता, MC डेल्टा T बता। इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 100 से कितना हो गया? तो 100 माइनस उसका हीट गेन किसने की है? तो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा T बता उसका। पानी का टेम्परेचर 20 था, अब 23 हो गया। 23 माइनस प्लस, और क्या था उसमें? कॉपर भी था। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर टेम्परेचर 23 माइनस 20। पानी के अंदर जब रहा होगा कॉपर तो उतना ही रहा होगा ना भाई। अब अपने को क्या क्या गिवन है? मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 0.047। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। ये टेम्परेचर बताओ माइनस करके। मास ऑफ वाटर गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखना है 4.18 इंटू 10 की पावर 3। और किधर गया? टेम्परेचर कितना है? डिफरेंस 3 हो गया। मास ऑफ कॉपर दिया है 0.14। CU भी याद रखना 0.368 इंटू 10 की पावर। ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गिवन होते हैं। याद रखना सिर्फ पानी का याद रखना, बाकी किसी का नहीं रखना। ठीक है ना? स्पेसिफिक हीट सबका गिवन होगा। वो NCERT का क्वेश्चन इसलिए देता नहीं हो। सब कुछ नोन है। C आ जाएगा यहाँ से भाई। अब तो मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। तो ये था कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। सबको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। लिक्विड से वेपर, वेपराइजेशन। वेपर से लिक्विड, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। क्या हमें पता? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन सकती है, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड ना, ये भी सब्लिमेशन, उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं भाई। अभी आएगा सब कुछ। फिर ये ग्राफ सबको पता है। ठीक है। वेपराइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट बताओ, डेफिनेशन जहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन की भी एग्जांपल है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। लिक्विड अपनी लास्ट स्टेज पे लिक्विड है और उसके बाद क्या बनने वाला है?
वेपर्स। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से वेपर बनाया जा सकता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। जैसे ये ड्राई आइस होता है सॉलिड HCO2, और नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, आयोडीन होता है, कम्फर होता है, ये डायरेक्ट क्या हो जाते हैं सॉलिड से। वो कम्फर देगा ना कपूर सीधा ही जल जाता है, उसका कुछ लिक्विड थोड़ी ना बनेगा, सॉलिड है क्या बनेगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका बिहेवियर कुछ और है। देखिए ये वाले मटेरियल, इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो आपको याद ही रखना है बेसिकली। अच्छा, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें पिघलने के बाद दोबारा से फ्रीज हो जाते हैं। जैसे तुमने जब हम बर्फ़ पे चलते हैं तो जहाँ पे हम पैर रख रहे हैं, तुम्हारे वेट की वजह से वो बर्फ़ क्या हो जाती है, थोड़ी सी वहाँ पे पिघल जाती है। अरे जब मान ले बर्फ़ पड़ी हुई है, तुमने वहाँ पे पैर रखा, तो तुम्हारे वेट की वजह से वहाँ पे बर्फ़ क्या हो जाती है, थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। पर सेम बर्फ़, न्यू बर्फ़ नहीं पड़ी है, सेम चीज़ को तुम 1-2 घंटे बाद देखो फिर से जम जाएगी, वहाँ पे दोबारा से जम जाएगी वो। इसे रीगेलेशन बोलते हैं। रिजेलेशन, REGELA, रिगेन होना मतलब रिफ्रीज होना। तो यहाँ पे एग्जांपल भी वही दिया, बाय प्रेसिंग द स्नो और हैंड वी कैन ट्रांसफॉर्म टू स्नोबॉल। स्नोबॉल बनाते हैं ना, तो भाई जो स्नो है तुम उसको प्रेस कर रहे हो, उससे पानी पिघल रहा है नहीं पिघल रहा है, अब धीरे धीरे वो बॉल सी बन जाती है। अब तो वो हार्ड होगी, जम रही है, दोबारा रीफ्रीज होती है। व्हील्स ऑफ अ कार्ट पासेस ओवर द स्नो, इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेल्ट हो जाती है। जब प्रेशर रिलीज होता है तो वाटर दोबारा से रीफ्रीज हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेजिलेशन, दोबारा से रीगेन होना, रीगेलेशन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो डायरेक्टली है, इंक्रीज करने पे इंक्रीज होएगा, डिक्रीज करने पे डिक्रीज होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रैंकलिन का एक एक्सपेरिमेंट था, उसने पानी को ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम द प्रेशर ओवर द वाटर सरफेस डिक्रीजेज, वाटर बिगिंस टू बॉयल अगेन। दिस शोज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है जब प्रेशर डिक्रीज होता है। इसीलिए माउंटेन पे खाना बनने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, कम। तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो डिफ़िकल्ट है। लेटेंट हीट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रही है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना है, ये था सॉलिड, ये था सॉलिड, और इसको मुझे लिक्विड बनाना है। m ग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है, वो है मेरा लेटेंट हीट। L बड़ा है, क्योंकि ये फ्यूज़न प्रोसेस है इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। जब लिक्विड को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, m ग्राम लिक्विड को वेपर्स बनाऊँगा, तो वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी Q = M × L वेपराइजेशन। यहाँ पे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, Q = M × LV, फ्यूज़न प्रोसेस। तो L का फार्मूला Q/M है, L चेंज होता रहेगा, एक बार फ्यूज़न होएगा, एक बार क्या होगा, जो भी प्रोसेस हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। वेपराइजेशन में यूनिट मास को
किसके? लिक्विड के, वेपर बनाने के लिए। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिक्स है ये आइस के केस में, वो भी याद रखना है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा भाई, ये तुमने रटना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस याद रखना है, किलो कैलोरी में 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है, और जूल किलोग्राम में इतना होता है। ये -1 है, जूल पर किलोग्राम, 5 नहीं है पावर, -1 है। ये क्या बताया मैंने? फ्यूज़न का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वाटर का भी होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, 580 किलो कैलोरी पर केजी, और इसकी टर्म में 22 पॉइंट समथिंग होता है जूल पर केजी। फिक्स है। अब इस पे हम करेंगे एक टॉपिक और है अभी। अब आता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट को ट्रांसफ़र करना है 3 तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ऐसे ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन अगर हमने, अभी क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई, चलता है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी at lower temperature through the molecular collision without any actual flow of matter। जैसे आप किसी रॉड को गर्म कर रहे हो, तो रॉड जो जहाँ पे गर्म हो रही है वो वाले मॉलिक्यूल्स पहले गर्म होंगे, वो दूसरे से टकराएंगे, वो गर्म होंगे, फिर अगले से टकराएंगे, फिर वो गर्म होंगे। मॉलिक्यूल्स नहीं मूव होंगे, मैटर मूव नहीं होएगा, बट हीट ट्रांसफर होएगी हायर टेम्परेचर टू लोअर। जैसे ये मार्कर है, ये मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, पहले वो वाला हिस्सा गर्म होएगा ना, धीरे धीरे मेरे हाथ तक हीट आएगी, मॉलिक्यूल्स आए, हीट आई। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कौन सा मेथड है ये? कंडक्शन। अच्छा, अगर टेम्परेचर को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कौन सा हिस्सा गर्म हो रहा है और कौन सा ठंडा है, उसके बीच का लेंथ बहुत मैटर करता है। बहुत छोटा होगा तो बहुत जल्दी ही ट्रांसफर हो जाएगी ना भाई, बहुत लंबा होगा तो बहुत, जैसे बहुत लंबी रॉड है, वो वहाँ आग जल रही है, मैंने वहाँ पे रॉड लगाई भी, यहाँ तक पहुँचते हुए टाइम लगेगा ना, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ग्लिच हो गया, ग्लिच। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी। अब जैसे ध्यान से देखो, ये है वो हॉट फेस, इसका एरिया ए, सामने वाला को एरिया हो, कहाँ से कहाँ हीट ट्रांसफर होगी? हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ। जो ये हीट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एरिया के टेम्परेचर डिफरेंस के, टाइम कितनी देर तक आप हीट करते हो उसके, और इन्वर्सली है इस दोनों फेस के बीच के गैप के, क्योंकि गैप जितना ज़्यादा होगा ना उतनी हीट ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इन्वर्सली है। अच्छा, इसको मैं डी क्यू लिख लेता हूँ, इसको डी टी लिख लेता हूँ। तो डी क्यू ओवर डी टी, वो डी टी इधर ले आया मैं, इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। डेल्टा टी को क्या लिखोगे? T1 माइनस डेल्टा टी क्या है भाई? T1 माइनस T2, वेयर K इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा थर्मल एक्सपेंशन। एरिया उस फेस का एरिया, डेल्टा टी बाई एक्स क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट।
टेम्परेचर ग्रेडियंट, और डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसी को हम हीट करंट भी आगे जाके बोलने वाले, हीट एच डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा वही लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, के लगा दिया, टी टू डेल्टा डी को T2 माइनस T1 लगा दिया, डी क्यू बाई डी टी को मैंने बताया ना क्या बोलते हैं, एच, इसको बोला जाता है हीट करंट, माइनस के ए, डी टी बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। एसआई यूनिट लिख लेते हैं, के की क्या है, के की एसआई यूनिट होती है ये वाट पर मीटर -1 केल्विन -1 जूल के टर्म में ये होती है, सीजीएस के टर्म में ये होती है, ये डिग्री सेल्सियस -1 का 0 है। यूनिट्स भी याद रखनी है तो रख सकते हो। अब हीट करंट हमने पढ़ लिया है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था 10th क्लास में, करंट वी बाई आई, तो यहाँ पे हीट का फ्लो भी करंट से रिलेट कर रहा है वो, एच इक्वल टू क्यू बाई टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को पावर बोलते थे वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट भी क्या है, वॉट ही है। हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हीट करंट, यानी ये वहाँ पावर की बात हो रही है। तो क्यू बाई टी इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट। रजिस्टेंस निकालनी हो तो जैसे वी बाई आई निकालते थे, वैसे ही क्या निकालनी है, ये वी बाई आई बता रहा है, ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा था, इससे रिलेशन नहीं है इसका कुछ भी। तो रजिस्टेंस निकालना है तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई एच, एच क्या आया था ऊपर, एच को क्या डाल सकते हैं, क्यू बाई टी, और क्यू को क्या डाल सकते हैं, के की टर्म में, के ए डेल्टा टी अपॉन टी भी तो था, डेल एक्स, तो कट गया डेल्टा टी कट गया, ये ऊपर चला गया, आ गया ना डेल एक्स बाई के। कंडक्टिविटी के डेली एग्जांपल है, विंटर में जो डोर के हैंडल्स होते हैं वो ठंडे होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी गर्म है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कम है, हम हायर टेम्परेचर हम है और हायर से लो है, इसलिए हमें ठंडा फील हो रहा है। खाना बनाने के बर्तन के पीछे वुडन हैंडल्स लगाए जाते हैं। नई रजाई गर्म होती है ओल्ड वन से, क्यों कह रहे हमें पता ही नहीं है, नवी वाली तो घर वाले खुद रखते हैं, हमें तो पुरानी ही देते हैं। नई रजाई में एयर ज़्यादा ट्रैप हो जाती है और एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज़ द बैड, मतलब अब अगर मैं इस रजाई के अंदर हूँ तो ये मेरी हीट को कहाँ नहीं जाने देगा, सराउंडिंग में नहीं जाने देगा। पुरानी रजाई के अंदर कम एयर ट्रैप होती है, इसलिए वो हमारी हीट को बाहर सराउंडिंग में जाने देती है, इसलिए वो ठंडी लगती है, अदरवाइज फ़र्क कुछ नहीं। तो जो भी एयर ट्रैप कर पाएगा ज़्यादा, वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, कैसे है वो कंट्रीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो अपने घर के बाहर ना आइस की वॉल लगा देते हैं। ठंड तो पड़ी है, बर्फ़ तो पड़ी है आसपास, तो वो आइस खोद के ना वहाँ दीवार बनाते हैं, ऐसी गैलरी टाइप बना देते हैं। घर के आसपास आइस की क्या बना देते हैं, गैलरी। चारों तरफ बर्फ़ पड़ी है ना भाई, ऐसे खोद के क्या बनाते हैं, गैलरी बनाते हैं। अब होएगा क्या कि इस आइस भी क्या, इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि गैलरी है तो क्या है, हवा ट्रैप होगी ना, और इसके अंदर एयर ट्रैप होगी, तो एयर फिर अगेन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अंदर जो भी ये आग उग जला रहे होंगे कम चांसेस हैं कि वो बाहर जाएगी, क्योंकि बीच में हवा इन्होंने ट्रैप करके रखी है। गर्म रहने का ये तरीका ये यूज़ करते हैं। अब थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए ये है, जैसे ये एक टर्मिनल है जिसपे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों, ये दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है और एरिया भी इक्वल है, एक्स इक्वल है और ए इक्वल है। AB2 wires joined together, A is connected with higher temperature and B is connected with lower temperature and both have common junction, दोनों को आपस में भी जोड़ा गया है,
वहाँ पे टेम्परेचर कितना है T, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है T। तो बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम में ये टेम्परेचर कितना होएगा, ये टेम्परेचर कितना होएगा। अब ध्यान ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ मैं तुम्हें। ये रहा, टू मेटल क्यूब A and B सेम साइज आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आर मेंटेन एट द इंडिकेटेड टेम्परेचर, द अरेंजमेंट इज थर्मली इंसुलेटेड, द क्वेश्चन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी A और B का कॉफिशिएंट मतलब K, ये इसका K किसका दिया है, ये A वाले का, ये K किसका दिया है, B वाले का। आफ्टर स्टडी स्टेट रीच का मतलब हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाना, ठीक है। टेम्परेचर बताओ वो जंक्शन का, इंटरफेस का टेम्परेचर बताओ। तो आपको पता है कि जितना गर्म ये हुई है, जो हीट इसकी है, जो हीट इसकी है, दोनों को इक्वल कर देंगे। स्टडी स्टेट में मतलब भाई Q1 इक्वल टू Q2। अब Q1 मतलब पहले वाला, तो Q1 का फॉर्मूला क्या था, K A, एरिया तो सेम है, चेंज इन टेम्परेचर देखो ये 100 डिग्री से कहाँ तक जाएगा, T तक, तो 100 माइनस T अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का x। Q2 को भी क्या लिखोगे, K2, एरिया तो सेम ही बोला है, उसका टेम्परेचर T से कहाँ जाने वाला है, 0, T से 0। देखो हायर ये है, ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 100 सबसे ज़्यादा है। हीट कैसे ट्रैवल करती है, इधर को जा रही है ना हीट, तो 100 वाला 0 की तरफ जा रहा है, तो भाई कम होएगा ना, तो ये T 100 से कम है। अब T वाला 0 की तरफ जा रहा है, यानी T 0 से बड़ा है, तभी फ्लो करेगी। हाँ तभी हीट फ्लो करेगी ना। T माइनस 0 अपॉन x, वो जो T होता था ना टाइम वाला T, वो कट गया दोनों तरफ से। स्टडी स्टेट में T तो कुछ लेना है, x काट दे, A काट दे, K1 K2 क्वेश्चन में गिवन है 200 300, वैल्यू पुट कर, जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। अब इसने 2 वायर दी थी, अब 3 है, लो क्या प्रॉब्लम है, तीनों की हीट इक्वल कर लो। इसका Q1 बताइए फटाफट, इसका क्या होएगा, K1 A1 टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, 200 से θ1, 200 माइनस θ1 अपॉन x। दूसरे का बताओ, अच्छा K की जगह यहाँ पे 2K है, 2K K2 की जगह 4K है, 4K एरिया सेम बोला हो तो सेम ले लेना, नहीं तो काट θ2 पहले, हाँ ना सही बोल रही है, ज़्यादा ही है, θ1 माइनस θ2 अपन x। तीसरे का बताओ, अरे बोल क्या रहे हो, 3K θ2 माइनस 18 एरिया भी था अपॉन x। तीनों हीट इक्वल कर ले, आ जाएगा आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तीसरी साइड कॉन्वेक्स, दूसरा टाइप है कॉन्वेक्शन। क्या पढ़ा था हमने, मोड क्या पढ़ रहे हैं हम, मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर। पहला था कंडक्शन, अब दूसरा क्या है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन इज द प्रोसेस व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन हायर टेम्परेचर टू लोअर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज सुना, अबे तुमने पढ़ा ही करी आज तक। लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस सुना है, होता क्या है देखो समझाते हैं आपको। मुझे लैंड तो बनाना आता नहीं, ये लैंड है, ये सारा पानी है, इधर समुद्र, इधर बनाना था, चलो किधर ही बनाना। हाँ ये वो है, बीच पे लोग छाते लेके बैठे, यहाँ पानी है, ये सारा पानी, ये घास है, तो ये ही पानी है। जैसे ही सनलाइट फॉल करती है, सनलाइट सवेरे धूप आती है, तुमको क्या लगता है कौन सी हवा ज़्यादा जल्दी गर्म होगी? गलत, लैंड वाली। जल्दी गर्म कौन सी होगी यार, जो लैंड के ऊपर है। ये वाली हवा कैसे, ये वाली नहीं होगी, ये तो पानी है इसके नीचे, तो जो एयर लैंड के ऊपर है वो जल्दी गर्म होगी। तो गर्म हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर की तरफ मूव होएगा, लो की तरफ।
जो हवा समुद्र के ऊपर है वो उसका टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू लैंड वाली। तो अब यहाँ से हवा लैंड की तरफ जाने लग जाएगी और वहाँ से गर्म हवा समुद्र की तरफ आने लग जाएगी। इसलिए दिन के टाइम समुद्र के किनारे बीचेस पे लोग बैठते हैं क्योंकि वहाँ ठंडी हवा चल रही है। समझ गए? क्योंकि वहाँ पे क्या चल रही है? ठंडी हवा। क्योंकि वहाँ की जो हवा गर्म हुई थी ना भाई वो समुद्र की तरफ जा रही है और समुद्र की ठंडी हवा उनकी तरफ आ रही है। रात के टाइम उल्टा होएगा। रात के टाइम जो जल्दी गर्म हुआ जल्दी ठंडा, ये वाटर जो सी के ऊपर हवा है वो गर्म है क्योंकि जो वो लैंड वाली जल्दी ठंडी भी होगी तो वो ठंडी होगी। अब जो सी की तरफ गर्म हवा है अब वो किधर मूव करने लग जाएगी? लैंड की तरफ जाने लगी। तो रात को यहाँ गर्मी होती है इसलिए दिन धूप में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। यही है लैंड ब्रिज और सी ब्रिजेस। किस वजह से ही है? कन्वेक्शन की वजह से ही पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं। हवा के पार्टिकल गर्म वाले दूर जा रहे हैं और ठंडे वाले पास आ रहे हैं। रेडिएशन ऑलमोस्ट मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टिकल मीडियम गर्म नहीं होता है। रेडिएशन एक ऐसी फॉर्म, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होएगी विदाउट हीटिंग द इंटरविंग मीडियम। जैसे सन से यहाँ हीट आ रही है तो क्या रास्ते में सब चीज़ गर्म करते हुए आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? इसका मतलब मीडियम गर्म नहीं करती, वो रेडिएशन है। क्योंकि किस फॉर्म में आ रही हीट? रेडिएशन की फॉर्म में। रेडिएशन की फॉर्म में जब भी हीट आएगी तो वो मीडियम को गर्म नहीं करेगी, वो मीडियम को गर्म नहीं करेगी। जैसे सन से यहाँ पे अर्थ पे क्या है हीट पहुँचती है तो बीच में स्पेस भी है, बहुत सारी ठंडी चीज़ें भी हैं बीच में, वो गर्म होके थोड़ी ना आ रही। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। मतलब dq by dt is directly proportional to change in temperature between body and surrounding। अब मान लो आप एक एसी रूम में एंटर करते हो, बाहर जो सराउंडिंग की गर्मी है या जो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 98 के केल्विन के आसपास होता है ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर। अच्छा इतना टेम्परेचर है अभी नॉर्मल है। अगर अब हम यहाँ एंटर करते हैं जहाँ पे चल डिग्री सेल्सियस में समझते हैं, हम खुद का टेम्परेचर नहीं समझते, किसी बॉडी का मान लेते हैं। किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है और वो एक ऐसे कोल्ड चैम्बर में जाने वाला है जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री है। कितना डिफरेंस हुआ? 30। सेकंड बॉडी जिसका टेम्परेचर नहीं, सेम ही बॉडी किसी दूसरे चैम्बर में, तब समझ आएगा तुम्हें। नहीं तुम एक क्वेश्चन फालतू पूछोगे मेरे से। सेम बॉडी को अब मैंने इस चैम्बर में डाला, तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे जल्दी ठंडा होएगा? ऊपर डिफरेंस कितना है? ऊपर वाले में कितना डिफरेंस है? नीचे वाले में तो ज़्यादा डिफरेंस जहाँ होएगा भाई वहाँ जल्दी ठंडा होएगा। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे k लगा दो, t माइनस टी नॉट dq के नीचे dq को क्या बोलते हैं? mc डेल्टा टी की टर्म में mc डेल्टा टी अपॉन dt। ये माइनस साइन भी उधर ले जाओ, k t माइनस टी नॉट। सेम वेरिएबल एक साइड करने हैं, टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर वाली टर्म ले आओ और k के नीचे mc को ले जाओ, टाइम भी उधर ले जाओ। अच्छा ये कांस्टेंट है, इसको बड़ा के डाल दो, इसको क्या डाल दो? बड़ा के। कांस्टेंट है ना सारा, ये इंटीग्रेशन करने में आसानी हो इसलिए हमने इसको बड़ा के डाल दिया। माइनस एज इट इज़ रखा, dt एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन डी टी बाई टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन क्या होएगा, लॉग टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। लिमिट कुछ नहीं है, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू लॉग उधर जा क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस के टी। जब लिमिट ना हो तो हमें सी यूज़ करना पड़ता है, वेयर सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मैंने तुम्हें बताया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। लिमिट ना, हमें नहीं ना पता डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने चेंज कर दिया था, पहले 10 डिग्री लिया 5 गया, पता ही नहीं है, नोन नहीं है ना टेम्परेचर जाना कहाँ से कहाँ तक है, इसलिए लिमिट नहीं है। तो लिमिट ना हो तो इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब इस टी को इधर ही रखो, टी नॉट को उधर ले जाओ, टी नॉट प्लस ई की पावर माइनस के और ई की पावर टी को अलग कर लो प्लस सी। बस अब ये जो कांस्टेंट इनको दोबारा से बड़ा सी डाल दो, कुछ भी डाल दो, यही आंसर है। वैसे देखो यहाँ तक मैं पहुँच गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस क्यू सी एम सी डेल्टा डाल दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया, देखो इंटीग्रेशन करके यही आया था, इंटीग्रेशन करके क्या आया था, लॉग मल्टीप्लाई है टी माइनस टी को के टी प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लॉग उधर जाके क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ ये पूरा आना था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये ई उधर गया ना, यहीं पे सी लगना था, और फिर ये सारा का सारा ई की पावर में चला जाएगा। सी क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और किसकी पावर में चला जाएगा ये, जब लॉग उधर जाएगा एक्सपोनेंशियल। अब ये टी उधर गया और इसको अलग अलग लिख दिया, ई माइनस के माइनस टी, और सी को भी अलग लिख दिया, तो ये बन जाएगा। देखो ई सी को, ई की पावर सी को, ई की पावर माइनस के टी तो ऐसे चीज़ रखा, ई की पावर सी को दोबारा से सी डाल दिया और लिख दिया वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखना। अच्छा एक और फॉर्म, ये टाइम और टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होएगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। लॉग और उसके बीच में स्लोप है। अगर कई बार आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 तक फॉल करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है T माइनस टी नॉट डिवाइड बाई के एम सी इंटू होना चाहिए यार, एम सी डेल्टा टी ओवर टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट इक्वल टू दिस। ये जो टी है ना, ये वाला टी, ये वाला टी, इसको हम यहाँ पे T1 प्लस T2 बोलते हैं। ये मतलब एवरेज लेना है, न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल होगा, वहाँ पे एवरेज लिया होगा, देखो यहाँ लिया होगा। इस वाले क्वेश्चन को देख लेना बस इधर ही। ठीक है, अब इसको तीन टर्म समझो बस, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस। आपको सिंपल लॉजिक रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अगर आपने किसी सिस्टम को क्यू एनर्जी दी तो उसमें से आर जो क्यू है वो किस किस का सम है, आर कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, ए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, टी कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, सबका सम क्यू। अगर हम इस टर्म को क्यू से डिवाइड कर दें तो टोटल का कितना रिफ्लेक्ट हुआ, टोटल का कितना एब्जॉर्ब हुआ, टोटल का कितना ट्रांसमिट हुआ, इसको बोलते हैं आर ए टी। आर है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। अब सबकी डेफिनेशन देखो, तुम खुद बना सकते हो। आर बाई क्यू क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ रेडियंट रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू दी रेडियंट एनर्जी। रेडियंट कौन सी होती है, जो आपने दी है, बन जाएगी सबकी डेफिनेशन अपने आप। द अमाउंट ऑफ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू दी रेडियंट एनर्जी इज कॉल्ड, छोटा आर क्या था, रिफ्लेक्टेंस। एब्जॉर्बटेंस की बताओ, द अमाउंट, द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू दी रेडियंट एनर्जी। ट्रांसमिटेंस का बताओ, आर बाई टी, द अमाउंट ऑफ रेडियंट, ट्रा टी ऊपर आएगा, ट्रांसमिट टी बाई क्यू, ट्रांसमिटेंस बाई क्यू तो बोलते छोटा टी।
तो यही डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, अब इसको पढ़ लेना तुमने। ये देखो R बाई क्यू की डेफिनेशन लिखी है, A बाई क्यू की लिखी है, T बाई क्यू की लिखी है। एब्जॉर्प्टिव पावर, absorptive power, the absorptive power of a body for a given wavelength defined as the ratio of the amount of heat absorbed in a certain time to the total energy. कितनी एनर्जी है उसकी एब्जॉर्ब करने की डिवाइड बाय टोटल एनर्जी फॉर दी सेम वेवलेंथ, सेम टाइम सेम वेवलेंथ के लिए। एमिसिव पावर कितनी अमाउंट की एनर्जी वो एमिट कर सकता है एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से, वो उसकी क्या होगी एमिसिव पावर। कितनी एनर्जी एमिट कर सकता है एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से किसी वेवलेंथ के लिए। एमिसिविटी इन दोनों का रेशो है। एमिसिविटी ब्लैक बॉडी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। किसी बॉडी को अगर ब्लैक बॉडी के साथ कंपैरिजन करोगे उसको है द रेशो ऑफ एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया टू दी गिवन बॉडी by the given body to the amount of heat energy radiated per unit area per unit time by the perfect body for the same temperature। जैसे किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करना है तो कोई बॉडी ई एनर्जी अगर एमिट कर सकती है और ब्लैक बॉडी कैपिटल ई कर सकती है तो इस रेशो को बोलते हैं एमिसिविटी। कोई बॉडी अगर ई एनर्जी रेडिएट कर सकती है एक सेकंड एक टाइम के लिए और ब्लैक बॉडी की एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं 10 जूल एनर्जी एमिट करता हूँ एक सेकंड और एक यूनिट एरिया से और ब्लैक बॉडी 10,000 करती है तो 10 डिवाइड बाई 10,000 जो आएगा वो एमिसिविटी। समझिए रेशो है। तो ब्लैक बॉडी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो है जो कि ट्रांसमिट भी नहीं करेगी और ना ही क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी, सिर्फ क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी सारी की सारी हीट रेडिएशन को। इसीलिए इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है यूनिटी है। ऑल्दो सभी परफेक्टली बोला होगा तो ही वो एब्जॉर्ब करेगी नहीं तो ट्रांसमिट भी करेगी। जैसे यहाँ पे एक रेडिएशन है, हीट रेडिएशन आई सारा कुछ अंदर ही ट्रैप हो गया। ये है एब्जॉर्ब जो परफेक्टली एब्जॉर्ब होगी और ये एमिटर जो एमिट भी कर सकती है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है ए लैम्डा को कहते हैं एमिसिविटी और ई लैम्डा को, और ए लैम्डा को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दी एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और ये जो ई लैम्डा एक कांस्टेंट है ये ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है। यानी किसी भी बॉडी कोई बॉडी कितनी एब्जॉर्ब कर सकती है लाइट, कितनी एमिट कर सकती है, उसका रेशो ब्लैक बॉडी के कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ये कहता कौन किरचॉफ का लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात हो रही है उन्हीं के लिए, एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर करती है जितना उनका टेम्परेचर उसकी 4th पावर, इतनी ज़्यादा हीट है उनके अंदर। अगर वो एमिट करेंगी हीट तो अपनी टेम्परेचर की 4th पावर जितनी। सिग्मा लगाया कांस्टेंट, इसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। एक यूनिट एरिया का ई है तो ए एरिया का क्या होगा ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिग्मा की वैल्यू याद रखनी है, बोल्ट्जमैन और सिग्मा कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी हीट ट्रांसफ़र कर सकती है 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। अगर उस बॉडी को किसी ऐसे सराउंडिंग में रखा जाए जिसका टेम्परेचर टी तो बॉडी का है और सराउंडिंग का T0 है, तो तब वो जो T की पावर 4 था वो सिर्फ T की पावर 4 नहीं रहेगा, डिफरेंस का पावर 4 रहेगा, T4 माइनस T0 की पावर 4 अगर सराउंडिंग का भी दिया हुआ है। अगर वो बॉडी एमिट भी कर सकती है लाइट को तो फिर ई के फॉर्मूले में एमिसिविटी भी एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले हैं ये। देख मान ले उसने सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया तो T0 की पावर क्या लेनी है 0, T0 0 ले लेना। अगर उसने एमिसिविटी नहीं दी है तो इसको 0 ले लेना। यानी बेसिक फॉर्मूला ये है फॉर्मूला। एमिसिविटी नहीं दिया तो इसमें 0 डाल दो,
सराउंडिंग नहीं दिया तो उसमें 0 डाल दो। सिग्मा और टी, सिग्मा तो फिक्स है और T4 तो दिया ही होगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्टीफन का जो लॉ है, न्यूटन्स का जो लॉ है वो स्टीफन लॉ से प्रूफ करा गया है। ये डेरिवेशन आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम द स्टीफन लॉ। तो इसको देखो कैसे प्रूफ करना है, कौन सा लॉ प्रूफ करना है, न्यूटन्स का लॉ। यूज कौन सा करना है, स्टीफन का। तो हमने स्टीफन के लॉ की इक्वेशन लिख ली। जो फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, H इक्वल टू ई एप्सिलॉन सिग्मा ए T4 माइनस टी की पावर 4। यहाँ पे ना आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पर तुम्हें पता है अगर पावर 4 हो तब भी ये लग जाती है। तब इसको ऐसे ब्रेक करते, ए स्क्वायर की पावर 2 और बी स्क्वायर की पावर, ऐसे करते। तो ए की जगह ए स्क्वायर ले लेना है, बी की जगह बी स्क्वायर ले लेना है। तो क्या बनेगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से आइडेंटिटी खोल देनी है। तो यहाँ पे यही किया है, देखो ये प्लस है, ये 2 बार क्यों लिख रहा समझ रहा है, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दोबारा खोल देंगे तो क्या आएगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको खोलेंगे तो ये इसको खोलेंगे तो 2 बार लिख देंगे ना। तो ऐसे इसको खोल के आइडेंटिटी लिख दिया। यहाँ पे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, कहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर नहीं लगाया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हो ये आइडेंटिटी खोल लेना, ठीक है। हाँ कुछ गलत लिखा होगा तभी खोल नहीं रहा। इस बुक में तो माइनस है पहले, फिर प्लस है, फिर बाद में भी प्लस है। हाँ ये 2 टर्म्स, ये तो गड़बड़ है ना। टी प्लस एक प्लस का हो गया ना, और ये तो प्लस है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये खुल जाएगा, ये एज इट इज़ हो गया, ठीक। उसके बाद कुछ नेग्लेक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा। ये देखो ये आ रही थी ना आइडेंटिटी, क्या था, टी माइनस टी नॉट बहुत स्मॉल है, तो ये इस टी को छोड़ दिया, सिर्फ ये बचा। यहाँ से सिर्फ टी क्यूब बचा है इसने, ये बचा। फिर एच का डेरिवेटिव कर दिया, डी टी बाई डी टी एच बाई एम सी, और डी टी बाई डी टी किसके कुल आ गया, इस पूरी टर्म को के डाल दिया, के ए टी माइनस टी नॉट। और यही तो क्या था, न्यूटन्स का लॉ था। कल 2:30 बजे वाली क्लास में करा दूंगा, नहीं समझ आया था, ठीक है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लास्ट टॉपिक है ये। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो भी ब्लैक बॉडी होती है वो जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेंगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। मतलब जो भी ब्लैक बॉडी है वो मैक्सिमम एनर्जी जितनी भी ट्रांसफ़र करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के टेम्परेचर की। साइन हटा के बी लगा दिया, बी को वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, वैल्यू फिक्स है। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का ये ग्राफ याद रख लेना है, किस डिग्री पे कैसा लैम्डा निकलता है, ठीक है। नीचे उसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। फेज और फेजर डायग्राम के लिए एक कर्व बना होगा, ये कर्व, इन सब के पॉइंट है, इन कर्व के नाम रखने। फ्यूजन कर्व कौन सा होता है, वेपराइजेशन कर्व कौन सा होता है, सब्लिमेशन कर्व कौन सा होता है, बस दैट्स इट, ठीक। तो ये था ये चैप्टर। इसमें एनसीईआरटी में 18, 19, 20 जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेने। कल तुमने ये करके आना है, थ्योरी में इतना ही था, ठीक है।